रघुनाथपुर गांव में वीरू और सुजाता नाम के एक दंपति रहते थे। उनकी 2 जुड़वा बेटी थी, अभिलाषा और अनामिका। ताकि पहचाना जाए कौन अनामिका है कौन अभिलाषा है, ईश्वर ने अनामिका के हाथों में एक काला तिल दिया था। एक दिन खाना पकाने के दौरान सुजाता रो रही थी। तभी वीरू सब्जियां लेकर उसके पास आता है। क्या हो गया सुजाता, तुम रो क्यों रही हो? मुझे हमारी बड़ी बेटी अभिलाषा को लेकर कोई चिंता नहीं है। बहुत सुशील लड़की है, उसे पता है कि लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसा बर्ताव करना है। बस मैं परेशान हूँ और रो रही हूँ हमारी छोटी बेटी अनामिका के लिए। छोटी बेटी को क्या हुआ? और क्या होगा, उसे अपनी खूबसूरती का अहंकार है। अहंकार और घमंड से जब वो बर्ताव करती है, ये सब देखकर मैं उसे डांटने लगती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि अच्छा होगा अगर हम दोनों बहन की शादी एक ही मंडप से एक ही साथ करा दे तो। इस तरह दोनों बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं और लंच बॉक्स लेकर वो खेत में काम के लिए चले जाते हैं। एक दिन अपने बगीचे के अमरूद पेड़ के नीचे बड़ी बेटी अभिलाषा बहुत दुखी होकर बैठी हुई थी। उसे दुखी देखकर माँ पिताजी उसके पास आते हैं। पिता वीरू उसे देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इस तरह दुखी होकर पेड़ के नीचे अकेले क्यों बैठी हो? 1 हफ्ते के बाद से पिताजी, मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। शादी के नाम पे किसी इंसान पे भरोसा करके मुझे उसके साथ जाना होगा। फिर वहाँ पे सबका दिल रख के मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। औरत के जन्म में ये सब करना पड़ता है। क्या मैं तुम्हारे पिताजी पे भरोसा करके उनके साथ नहीं आई? तुम्हें और तुम्हारी बहन को जन्म नहीं दिया? इस तरह से वो अभिलाषा को समझाती है। देखते देखते 1 हफ्ता निकल जाता है। खूबसूरत लड़की अभिलाषा की रमेश नाम के बहुत ही भले लड़के से धूमधाम से शादी होती है। रमेश एक किसान था। वो नेचुरल खाद का प्रयोग करके बहुत अच्छा फसल उगाया करता था। पर रमेश कुछ खास देखने में नहीं था। उसे देखकर उसे लगता है कि उसकी बहन की खूबसूरती के आगे रमेश कुछ भी नहीं है। वो शादी के दौरान ही अपनी दोस्तों से कहने लगती है कि लड़का हो तो रणबीर कपूर जैसा। सुन के सारी दोस्त ऊपर से हंस रही थी पर अंदर अंदर गालियां दे रही थी। दिल में दर्द, आंखों में आंसू लेकर अभिलाषा माँ पिताजी से विदा लेकर ससुराल में कदम रखती है। सासू माँ शारदा बहू अभिलाषा को पास बुला के कहती है, अभिलाषा बेटा, भले तुम बहू बन के इस घर में आई हो पर तुम मेरी बेटी हो। जैसे अपने माँ पिताजी के पास थी वैसे यहाँ रहना। हम दोनों मिलके एक साथ काम काज करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। हाँ। सिर्फ कहने का ही नहीं था, शारदा और प्रसाद अभिलाषा को अपनी बेटी की तरह ही देखते थे। अभिलाषा भी घर का कामकाज और खाना पकाने में निपुण थी। देखते देखते इसी के साथ उसने 2 बच्चे हरीश और भाव्या को जन्म भी दी। वो बच्चों का ख्याल रखती थी, अच्छा संस्कार देती थी और तैयार करके हर दिन उन्हें स्कूल भी भेजा करती थी। देखते देखते 4 साल निकल गए। अब वीरू अपनी छोटी बेटी अनामिका के लिए रिश्ता देखने लगे। अनामिका कहने लगी, ये अच्छा दिखता नहीं है, अच्छा हैंडसम नहीं है। ये सब कहकर वो रिश्ता ठुकराने लगी। फिर माँ पिताजी को लगने लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिलेगा। एक दिन अचानक से किचन में अभिलाषा बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद शारदा वहाँ आकर अभिलाषा को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। बार बार बुलाने के बाद भी अभिलाषा जवाब नहीं दे रही थी, हिल-डुल नहीं रही थी। शारदा परेशान होकर प्रसाद को बुलाती है। प्रसाद जल्दी जल्दी किचन में आके अभिलाषा को उस हालत में देखते हैं। फिर तुरंत वो रमेश को फोन लगाते हैं। उधर रमेश भी परेशान होके वीरू को फोन लगाता है। रोते रोते बेटी के पास आने के लिए वो रवाना हो जाते हैं। रमेश घर लौट आता है। एम्बुलेंस बुलाकर वो जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर परीक्षा करके कहते हैं कि अभिलाषा की मौत हो चुकी है। अब सभी लोगों का रोना धोना शुरू हो जाता है। हरीश भाव्या कहने लगते हैं उनकी माँ मरी नहीं है। अनामिका का हाथ पकड़ के वो माँ माँ कहने लगते हैं। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग और दुखी हो जाते हैं। फिर अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर एक दिन अनामिका जब अपने माँ पिताजी के साथ जाने लगी तो बच्चे मिलके उसे रोकने लगे। सभी लोग सोच विचार करते हैं। फिर अनामिका के मर्जी के खिलाफ ही अनामिका की शादी रमेश से कर दी जाती है। ससुराल में अनामिका कुछ नहीं करती थी। सासू माँ शारदा से वो खाना पकवाती थी और ससुर जी प्रसाद से वो घर का काम काज करवाती थी। पर बहन के बच्चों के साथ वो बड़े प्यार से रहती थी। इस बात से सभी घर के लोग खुश थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। बाद में अनामिका ने आकाश और मित्रा 2 बच्चों को जन्म दिया। अब चूंकि उसे अपने बच्चों के लिए पूरा जायदाद चाहिए था, इसीलिए अपने बहन के बच्चे हरीश और भाव्या को
अब वो डांट फटकार लगाने लगी थी। स्कूल से लौटने के बाद एक कमरे में बंद करके उन्हें बहुत मारती थी। जब रमेश पूछता था तो कह देती थी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, और कभी कहती थी टीचर ने ऐसा करने को कहा है। और अगर बच्चे कहने जाते थे तो उन्हें मारने का और डर दिखाती थी। एक दिन अनामिका अपने बहन के बच्चे हरीश और भाव्या को लेकर खेत के तरफ जाती। वहाँ रमेश ने जानवरों के घास काटने के लिए एक मशीन रखा था। वहाँ आकाश और मित्रा मस्ती कर रहे थे। वहाँ हरीश और भाव्या को भी लेकर आती है अनामिका। रमेश घास काट के उसे पशुओं को खिलाने के लिए गया हुआ था। अनामिका को देखकर बच्चे माँ आ गई है कहकर उसके पास भाग के आते हैं। वो भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। बुरे इरादे से उसने सोचा कि अच्छा समय है, रमेश भी अभी नहीं है, इसीलिए हरीश और भाव्या को घास काटने की मशीन की तरफ धकेल दिया जाए। पर बिना देखे ही हड़बड़ी में अनामिका ने आकाश और मित्रा को धकेल दिया था। तभी अचानक से आकाश और मित्रा माँ माँ कहकर चिल्लाने लगे। हरीश भाव्या दौड़ के जाते हैं और मशीन बंद करते हैं। अनामिका मानो सदमे में चली गई। चिल्लाने की आवाज सुन के रमेश भी भाग के वहाँ आता है। रमेश समझ जाता है कि अनामिका क्या नुकसान करने वाली थी। गुस्से से कहता है, अनामिका, जब से तुम्हारे अपने बच्चे हुए हैं, तुम्हारे बहन के बच्चों के लिए तुम्हें प्यार ही नहीं है। तुम बदला लेने लगी और इसके पीछे की वजह है ये सब जायदाद। मुझे सब पता है, पर तुम एक बात भूल रही हो, इन चारों बच्चों के पिताजी मैं ही हूँ। अनामिका बिना जवाब दिए हुए सर झुका के खड़ी रहती है। जिन बच्चों को तुम मारना चाह रही थी, वही बच्चे आज तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। अभी भी तुम जान लेना चाहती हो तो जाओ, मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम उनका गला दबा दो। ऐसा कहकर अनामिका के सामने हरीश और भाव्या को खड़ा कर देता है रमेश। हरीश भाव्या रोने लगते हैं, अपने हाथ जोड़ लेते हैं। सब कहते हैं आप हमारी मौसी नहीं, आप बिल्कुल माँ जैसी दिखती हो, आप हमारी माँ हो। आपके प्यार के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ माँ, भाई सच कह रहा है। अगर आप चाहती है कि आपकी आंखों के सामने हम ना रहे, हम चले जाएंगे, हॉस्टल चले जाएंगे, छुट्टियों में हम आया करेंगे। अगर फिर भी चाहती हो कि हम जिंदा ना रहे तो हमें कह दो माँ, हम कुएं में कूद के अपनी जान दे देंगे। हरीश और भाव्या ऐसा कहकर रोने लगे। तभी आकाश और मित्रा उनके पास आके उनके आंसू पोंछे। ये देखकर रमेश और अनामिका बहुत खुश होते हैं। तब से अनामिका कहने लगी कि उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। बहू की जिम्मेदारियां भी उठाने लगी और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगी। एक गांव में सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक, क्योंकि कोई काम नहीं होता था, इसीलिए जो भी उन्हें दिख जाता था उन्हें किस्से सुनाने लगती थी। ऐसी ही थी सास और बहू शारदा और अनामिका। उस दिन भी गली गली घूमते घूमते पेड़ के नीचे पहुंच गई सास बहू। क्या बहू, आज कोई नहीं मिला? नहीं माँ जी, आज तो कोई भी नहीं मिल रहा है। देखो ना बहू, हम तो बस इतना ही कहते हैं कि आओ हम थोड़ी देर बैठ के हंसी मजाक कर लेंगे। आके हमसे 4 बात तो कर सकते हैं ना, ये महिलाएं समझती क्यों नहीं? कुछ नहीं आता जाता सासू माँ, कोई घाटा नहीं होता इसमें। उन्हें लगता है उनके पास भी हमारे तरह कोई काम धाम नहीं, इसमें हमारी क्या गलती बताइए? फिर भी देखो बहू, हम भी महिलाएं हैं और वो भी महिलाएं हैं। हम सब घर का काम करते हैं, वो भी घर का काम करते हैं, और ये सब घर का काम सुबह के 10 बजे तक खत्म हो ही जाता है। जब हम काम खत्म करके यहाँ आ गए हैं, फिर हमारे ही तरह ये महिलाएं हमसे बात करने बाहर क्यों नहीं आ रही है? आसान है सासू माँ, हमारे घर में सारा काम हमारे पति करते हैं, लेकिन उनके घर पे उन्हें काम करना होता होगा, इसीलिए सासू माँ हमारे काम खत्म हो गए हैं और उनका काम अभी भी नहीं हुआ है। हाँ बहू, बाकी महिलाओं को ये तरकीब अपनाना चाहिए। ना ही सुनती है और ना ही हमारी बात मानती है। शारदा इस तरह कहते हुए पेड़ से थोड़ा आगे चल के जाती है। चूँकि वहाँ कुछ करने का था नहीं, इसीलिए बहू भी उनके साथ चलने लगती है। उन्हें लगता है ये गलत तरकीब है सासू माँ। असल में इनके पास इतनी अकल ही नहीं है बहू। अब हमें एक दिन अच्छा पका दिए तो ये मर्द हमें रोज अच्छा अच्छा पकाने कहते हैं, लेकिन हम अपने घर में क्या करते हैं? बस 2-3 दिन के लिए हमने चावल को कोयले की तरह बना दिया। दाल में, सब्जी में हमने ज्यादा नमक मिला दिया। फिर बाप बेटे ने हमें पकाने से मना ही कर दिया और खुद जाके पकाने लगे।
अब उनकी आदत भी हो गई है। पर हर कोई आराम से इस तरह बिना काम के घूमना भी तो नहीं चाहती है। तो हमारी क्या परिस्थिति है? और क्या सासू माँ, कलम और कागज ले आइए और उस पे 10 लाख बार मैं रमेश का नाम लिखती हूँ और आप पिताजी प्रसाद का नाम लिखिए। बात करते करते जाने के दौरान रास्ते में एक चिकन का दुकान खुला हुआ था, जहाँ शांभवी अपने ग्राहकों को चिकन काट के दे रही थी। सास बहू खुशी खुशी एक दूसरे का चेहरा देखती है और शांभवी के पास जाती है। उन्हें देखने के बावजूद शांभवी परवाह ना करते हुए बस अपने काम पे ही लगी रहती है। सास बहू उनकी दुकान पे आके बिना शर्माते हुए सीधा जाके चेयर पे बैठ जाती है। समय निकल रहा था, ग्राहक शांभवी के दुकान आ रहे थे। शांभवी चिकन काट के उन्हें दे रही थी। अब सास बहू को गुस्सा आने लगता है। वो शांभवी को बुलाती है उनसे बात करने के लिए। देखो, बिना काज की सास बहू, मैं यहाँ पे बहुत बिजी हूँ। समझने की कोशिश करो, तुम्हारे चले जाने में ही हम तीनों के लिए बेहतर होगा, और अगर नहीं जाके मुंह खोल दी तो हमारे बीच लड़ाई हो जाएगी। ऐसा दिखावा कर रही हो मानो कि तुम्हारी वजह से ही पूरा गांव आज जिंदा है। तुम मुर्गी काट कर बस बेचती हो। कहना आसान है, जो काम करता है उसी को पता चलता है कितनी मेहनत होती है। अब क्या कहना चाहती है चाची? आपका मतलब ये है कि हम में कोई काबिलियत नहीं है? इतना घुमा फिरा के क्यों कह रही हैं? आपके हिसाब से हम काम नहीं कर सकते क्या? सही कहा बहू, मैं तो अब तुम्हारे मुंह पे कह रही हूँ, जो करना है कर लो। ना कोई दृष्टिकोण है, ना ही पुरुष शक्ति है। इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी, अब तुम देखते रहो। मैंने तुम्हारे मुंह पे कस के थप्पड़ ना लगाया तो मैं भी मुर्गी का दुकान खोलूंगी। हम महंगा भी रखेंगे और मुर्गियां भी बेचेंगे, बस देखते रहो। चैलेंज? ऐसा वैसा चैलेंज नहीं है, ये सास बहू वाला चैलेंज है। ऐसा कहकर सास बहू शारदा और अनामिका वहाँ से चली जाती है। 2 दिनों के अंदर लालच के नशे में सास बहू मिलके बिल्कुल शांभवी के दुकान के सामने में एक चिकन शॉप खोलती हैं। सास बहू माइक लेके शांभवी से ज्यादा महंगे दामों में अपने दुकान में चिकन बेचने लगती है। चूँकि शांभवी के दुकान में मुर्गी का भाव कम थे, इसीलिए सभी लोग शांभवी के दुकान ही खरीदने के लिए जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, माँ जी, क्योंकि हमने भाव बढ़ा दिए हैं, इसीलिए कोई हमारे पास खरीदने नहीं आ रहा है। हमें भाव कम करने होंगे। कम नहीं कर सकते बहू, ये तो सम्मान की बात है। अगर तुम चाहो तो मास्टर प्लान बना सकते हैं। शांभवी की तरह नहीं, हम वैरायटी के चिकन बेचा करेंगे। जरा सोच के देखना, पर भाव नहीं कम करेंगे। ऐसा कहकर शारदा सोचने लगती है। अनामिका भी शारदा के साथ साथ सोचने लगती है। तभी अचानक उनके दुकान से थोड़ी ही दूर पे उन्हें एक केरोसिन का डब्बा दिखता है। इसी के साथ सास बहू का चेहरा मानो बिल्कुल बल्ब की तरह जगमगा उठता है। देर ना करते हुए तुरंत सास बहू माइक लेकर कहने लगती है, आइए बाबू आइए, आपके सामने हम ड्रम में चिकन फ्राई करके देंगे, जो कि बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही मनमोहक है। आइए बाबू आइए, स्वादिष्ट चिकन ले जाइए। सास बहू चिल्लाने लगती है। फिर कई लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, बस ये देखने के लिए कि आखिर में ये ड्रम फ्राई चिकन होते क्या है। वहाँ इकट्ठा हुए सभी लोगों को देखकर शारदा और अनामिका को लगने लगता है कि वो सभी लोग वहाँ चिकन खरीदने आए हैं और चिकन बेचकर वो शांभवी से ज्यादा पैसा कमा लेंगे। ये सब सोचकर सास बहू बहुत खुश हो रही थी। तभी अनामिका अपने दुकान के सामने गरम गरम कोयला लाके डाल देती है। फिर शारदा 2 लोहे के छड़ों को अच्छे से साफ करती है और जहाँ कोयला डाला गया था वहाँ पे उन दोनों छड़ों को अच्छे से गाड़ देती है और केरोसिन के ड्रमों को लाकर उन छड़ों के ऊपर रख दिया। फिर माइक लेके जो वो बना रहे थे उस बारे में ढेर सारे बातें करने लगी। कुछ देर के बाद वो ड्रम हवा में उड़ गया और वो उड़ते हुए शारदा के सर पे आके जोर से गिरा। दूसरा ड्रम अनामिका के ऊपर आके गिरा। फिर सास शारदा और बहू अनामिका जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने ऊपर से उस गरम ड्रम को हटाई। उनका चेहरा हाथ पूरी तरह से काले पड़ गए थे। जो लोग वहाँ खड़े थे उन्हें देखकर हंसते हुए वहाँ से चले गए। उनके साथ साथ शांभवी भी उन्हें देखकर बहुत हंसती है। इस वजह से सास बहू बहुत उदास हो जाती है। जब उन्होंने शांभवी को उन पे हंसते हुए देखा, ये देखकर तो सास बहू और ज्यादा दुखी हो गई। तभी एक चोर को लगता है कि यही सही वक्त है।
वहाँ से वो मुर्गियाँ ले लेता है और रॉड को वहीं पे फेंक देता है। पूरा काला शरीर लेके शारदा अनामिका जब घर लौट रही थी, उन्हें देखकर शांभवी कहती है, आइंदा से लालच मत करना और इस तरह की हरकत भी। ऐसा कहकर वो फिर से चिकन बेचने में लग जाती है। सास बहू को सही सबक मिल गया था, इसीलिए बिना कुछ कहे वो घर लौट गई। घर पे जाके कामकाज करने लगी और तब से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी।